नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोअज़्ज़ ख़वातीन हज़रात, आज आप मुझे इस वक्त इस काले कोट और इस टाई के साथ देख रहे हैं। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि मैं अभी उस वकला कन्वेंशन से, हाई कोर्ट से आ रहा हूँ, जिसके अंदर वकला ने एक ऐसी तहरीक चलाने का ऐलान किया है कि जो पाकिस्तान के अंदर अदल की हुक्मरानी के ऊपर मुंतज होगी। लेकिन उसके यहाँ पहुँचते ही एक ऐसी खुशखबरियाँ जो हैं वो सामने आई हैं जिस पर हम गुफ्तगू करते हैं। लेकिन मामला सारा ये है कि 27 मार्च से लेके आज 1 अप्रैल तक तकरीबन चौथा पाँचवां दिन हो चुका हुआ है। पाकिस्तान के अंदर बेशुमार ऐसी चेमगोइयाँ हो रही हैं कि जो पाकिस्तान के वो मुर्दा ज़मीर लोग करते हैं कि जो समझते ये हैं कि ये 6 जज जो हैं ये तो बस ऐसे ही प्याली में तूफ़ान उठा था और इसको हम जब चाहेंगे जिस वक्त चाहेंगे इसको दबा लेंगे। और उसकी सबसे अहम तरीन जो सूरत हाल वो निकली लोगों को पशमुर्दा करने के लिए, लोगों को तबाहाल करने के लिए और लोगों को मायूस करने के लिए वो ये थी कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से एक मुलाकात की, जिस मुलाकात में उनके साथ उनके एक बहुत दूसरे नंबर पर तीसरे नंबर पर आने वाले मंजूर नज़र जज जस्टिस मंसूर अली शाह और उनके साथ साथ उनकी एक और ख़ातून जज मौजूद थी और मुकाबले पे वज़ीर आज़म थे, अटॉर्नी जनरल थे और साथ उनके आज़म नज़ीर तारड़ वज़ीर कानून। मुझे इस तस्वीर को देख के एक ज़माने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की और उसके साथ PNA की आपस की मुज़ाकरात याद आ गए, जिसमें एक तरफ भुट्टो साहब थे, पीरज़ादा थे, कौसर न्याज़ी थे, दूसरे मुफ्ती महमूद थे और उसके साथ प्रोफेसर गफूर थे और एक और साहब उनके साथ बैठे होते थे। लेकिन ये मुलाकात वो मुलाकात तो फिर 2 सियासी क़ुव्वतों की थी। इस मुलाकात के बारे में मैंने पहले दिन ट्वीट किया था कि ये जो जज हजरात हैं, जिन 6 जजों ने इस वक्त एक मुकदमा न सिर्फ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया है बल्कि पाकिस्तान की पूरी जुडिशल फर्टिनिटी, पूरी की पूरी जुडिशल नस्ल के सामने, पूरी की पूरी जुडिशल कबीले के सामने पेश किया है। और वो मुकदमा यह था कि पाकिस्तान की कुछ एजेंसियां जिनका नाम जो है लोग वज़ू करके लेते हैं और खौफ से अंदर पाकिस्तान के तमाम मीडिया के लोग शायद ही लें, उन्होंने और उसके साथ साथ इंतज़ामिया जो है उन्होंने हमारे ऊपर दबाव डाला है और यहाँ तक कि नहीं घटिया तरीन दबाव के रिश्तेदारों को पकड़ के ले गए, उनके ज़रिए दबाव डाला गया और हम काम नहीं कर रहे, इसलिए हमें 209 जो है ये आइन की दफ़ा, इसके तहत हमें बताया जाए कि हम कैसे क्या करें। इस ख़त के अंदर चीफ मुल्ज़म जो है, द प्रिंसिपल एक्यूज जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। लेकिन ये तस्वीर देखें तो आपको हैरानी होगी कि प्रिंसिपल एक्यूज प्रिंसिपल सीट ऑफ जस्टिस के सरबराह चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात कर रहा। ये तस्वीर पाकिस्तान के लोगों को मायूस करने और उनको डिमोरलाइज करने के लिए काफ़ी थी। मैं चंद दिन पहले एक फंक्शन में था कि जो फंक्शन अताउल कासमी साहब की जैसे बाइज़्ज़त बहाली जो है उसके ऊपर था, उसके अंदर कुछ लोग जो थे वो यही तबसरा कर रहे थे, देखें कमीशन बन गया, अब बढ़ गया। ये फिक्रा बड़ा अच्छा, मुझे अच्छा लगता है, मरवत साहब ने इसको आम किया, बढ़ गया अब ये केस। इसलिए कि इससे पहले महमूद रहमान कमीशन से लेके उसके बाद मिसिंग पर्सनस के कमीशन में और उसके साथ साथ मसाम बिन लादेन के कमीशन से लेके अब तक हर जगह सब कुछ जैसे कहते हैं बढ़ गया। और उस वक्त भी हमने कहा था कि इस कमीशन का इसके अंदर वजूद ही नाजायज़ है। मुझे बहुत उस वक्त तरस आया था तसद्दुक़ हसन जिलानी साहब के साथ, एक तवील अरसा उनके साथ यहाँ GOR1 में गुजरा है हमारे, वो जिससे मैंने बताया था कि उसमें आया करते थे, एक साथ वो जिम के अंदर ट्रेडमिल पे आया करते थे, इंतहाई नफीस तबाह इंसान। और उनसे मुझे हैरत थी कि इनको बेचारों को किस तरीके से जिसे कहते हैं फंसा लिया गया या शायद उनकी शराफत से नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया। शायर आदमी है, वो एक ज़माने में 2007 में जब मूवमेंट चली थी तो उनकी अंग्रेज़ी की नज़म जो थी वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के बाहर लिखी होती थी। लेकिन आज उन्होंने इस चीज़ से इनकार कर दिया है कि मैं कमीशन का सरबराह नहीं बनना चाहता। और ये ख़त जो है ये बहुत अहम है, इसकी बात उसके अंदर जो लिखा गया है वो बहुत अहम है। आप उसमें हैरान होंगे कि उन्होंने लिखा है कि आई एम ऑल्सो ऑफ द व्यू दैट द टर्म्स ऑफ द रेफरेंस फॉर द इंक्वायरी आर स्ट्रिक्टली नॉट germane टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लेटर।
कि ये जो टर्म्स एंड कंडीशन बनाई गई हैं तारड़ साहब ने, वो जो इस वक्त आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने और उनके हवारियों ने जो बनाई हैं, वो बनाई भी इसलिए गई थी केस को तबाह और बर्बाद किया जाए। और फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ तक लिखा है कि उन्होंने बाकायदा वो पैरा कोट किया है उनका, जो उन्होंने कहा है कि वी आर राइटिंग टू सीक गाइडेंस फ्रॉम द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल विद रिगार्ड टू द ड्यूटी ऑफ अ जज टू रिपोर्ट एंड रिस्पॉन्ड टू द एक्शंस ऑन पार्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव। और ये बहुत बड़ा फिक्र है कि हमें बताइए कि ये जो एक्शन है, हम बिल्कुल आज़ाद हैं, हम बहुत और मैं आप चाहता हूँ ये इन 6 जजों का एहसान है कि अगर ये 6 जज इकट्ठे होकर कॉल करते प्राइम मिनिस्टर को, DGISI को, DGMI को, DGIB को, FIA को और उन सारे लोगों को। आपको पता है कि जस्टिस कियानी एक बहुत बड़ा नाम है, MR कियानी साहब का। क्यों नाम वो मशहूर है? जस्टिस कियानी का नाम इसलिए मशहूर है कि जैसे अयूब खान का मार्शल्ला था तो उन्होंने अपने तमाम मातहत सेशन जजों को हुक्म दिया था कि तुम्हें अगर कोई शख्स आके कहता है कि ये काम करो तो सीधा हाई कोर्ट आ जाओ और मुझे अपना बयान रिकॉर्ड कराओ। और फिर जब वो सेशन जज बयान रिकॉर्ड कराता था कि फ़लाँ कर्नल साहब ने मुझे ये कहा है कि फ़लाँ की ज़मीनों के बारे में ये फ़ैसला कर दो या फ़लाँ सियासतदान के बारे में ये फ़ैसला कर दो, तो वो आके बयान रिकॉर्ड करता था। तो फिर वो कहता था कि ये मेरे पास एविडेंस आ गया है, अब तुम इस शख्स को छेड़ के दिखाओ या इस पर दबाव डाल के दिखाओ। सेशन जज का बयान बजाते खुद एक बहुत बड़ी हकीकत होता है। यही वजह है कि जो उन्होंने रेफरेंस दिया है इन लोगों ने कि शौकत सिद्दीकी साहब ने जब ये बयान अदालत के अंदर दे दिया था, उसके अंदर बार के अंदर दे दिया था, अगरचे कि चलो उन्होंने अपने जज सुप्रीम अपने चीफ जस्टिस को नहीं बताया या प्रॉपर तरीका इस्तेमाल नहीं किया, जो भी था उस वक्त जो भी इतराज़ किया जाता था, लेकिन उसके बावजूद भी आप एक शख्स को इतने बुज़दिल हो तुम लोग, आप एक शख्स को कहते हो कि तुम बाइज्जत तौर पर बहाल हो और तुम्हारी उम्र गुजर चुकी हुई है, इसलिए हम तुम्हें पेंशन भी देंगे, मुराद भी देंगे, लेकिन तुम मुजरिम को सामने नहीं बुलाते हो। कौन था मुजरिम? उसका क्या सर्विंग जनरल था? एक रिटायर्ड जनरल था, तुमने उसको नहीं बुला सके। तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी औकात, तुम्हारा मकाम क्या है? तुम्हारे कहने के ऊपर जस्टिस फायज़ साहब बाकायदा एक कमीशन बना और उस कमीशन ने धरना केस जो अब सुरखाब का पर समझते थे, जिसपे ऊपर मेरा दोस्त मुतीला जान और मेरे और बहुत सारे दोस्त हैं जितने भी मीडिया के अंदर, वो कहते हैं कि काजी फायज़ा की आमद ऐसे है जैसे फ़िरौन के दरबार के अंदर मूसा की आमद होगी और वो अदल का मैदान लगाएगा और अदल का सबको लेके आएगा। उस धरने केस की बुनियाद के ऊपर आपने जो कमीशन बनाया वो तो रिटायर्ड ISI के चीफ को, जिसके खिलाफ इस वक्त बाकायदा उसकी अपनी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट हो चुकी हुई है, जिसके ऑफिसर्स को बाकायदा बुला के पूछा जाता है कि उसने क्या किया था बताओ, और वो ऑफिसर जो अंडर डोर्स इस वक्त वहाँ उनके पास मौजूद हैं, उस शख्स को नहीं बुला सके तो आगे क्या होगा। लेकिन बहरहाल चीफ उन्होंने जो बयान इसमें दिया है उसने कहा है कि आई हैव गॉन थ्रू द कि मुझे बताइए कि इसके बाद ये अब 6 जजों की बुनियादी बयान जो है मोस्ट सेक्रेड मुकद्दस तरीन स्टेटमेंट है। और इस स्टेटमेंट के आगे भी मुझे लगता था कि फियर आ गया था, क्योंकि 300 जो हैं वकला उन्होंने एक लिख के बाकायदा एक लेटर लिखा था कि हम इसके ख़िलाफ़ हैं और सद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब इसको कबूल ना करें। और उनमें उनके बेटे का नाम भी शामिल है जो कि एक बहुत बड़ा जज है, बहुत ही अच्छा और बेहतरीन वकील है। उन्होंने भी लिख के उनको 300 मुअज़्ज़ज़ तरीन जज जो सियासत में नहीं आते, आम आदमी, वो कहते हैं कि तुम अदालत के जजों को इन कमीशन के लोगों के सामने, जिसके अंदर हो सकता है कमीशन के अंदर एक FIA का DG मौजूद हो सकता है वो DGISI को FI कमीशन के अंदर डाल लेते, हो सकता है वो DGIB को कमीशन के अंदर डाल लेते। कल कुछ भी किया जा सकता है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। और रिपोर्ट वो किसको करेगा? चीफ एक्यूज इन द केस, चीफ वजीर आजम पाकिस्तान, चीफ मुल्ज़म इन द केस वजीर आजम पाकिस्तान। अब इसके बाद चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने प्रेशर में आके, जाहिर बात है इसके प्रेशर के अलावा तो कोई मसला नहीं कि उनका रास्ता, क्योंकि एक खबर ये है कि जब किसी ने उनको उस फुल कोर्ट रेफरेंस के अंदर कहा कि ये 6 जज हमारे हीरो हैं, तो उन्होंने कहा कैसे हीरो हैं? दे हैव स्टैप्ड इन माई बैक। स्टैप क्यों? कहानियाँ हैं, मैं उस कहानी के अंदर जाना नहीं चाहता। अखबारात के अंदर, TV चैनल के अंदर है कि 3 साल की एक्सटेंशन और फलां और ये वो, और उसके साथ अगर ताना माना मिलाएं तो आपको सब पता चल जाता है कि PTI से उसका वो लेना, सिंबल लेना, उसको बहसियत
पार्टी ख़त्म करना, यानी आइन कैसा वाया मीडिया निकाला है इन लोगों ने। यानी आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसको बराह रास्त कलअदम नहीं करार दे सकते थे, आपने उसका सिंबल ले लिया, आपने उसके इलेक्शन में दाखिल उसमें हिस्सा लेने से कलअदम करार दे दिया। जाहिर बात है बेचारे छोटे छोटे सिंबल चीज़ थे। 8 फरवरी में 25 करोड़ अवाम ने तुम लोगों के मुंह पर वो तमाचा रसीद किया कि तुम लोगों के अभी तक दिमाग से हैं वो उस तक ठिकाने पे नहीं आ सके। अभी तक वर्टिगो जो कहते हैं ना, वो जो एक झूलना होता है, वो झूलना चल रहा है, इसलिए कि इस तरह से पब्लिक खड़ी हो गई। अब उसके बाद हुआ ये कि आपने फिर वो एक और रास्ता निकाला कि इनको सीटें नहीं दी जाएंगी और सीटें लेके 2/3 मेजॉरिटी। लेकिन याद रखें ये 2/3 मेजॉरिटी जो है ना, इस तरह ली हुई, इसकी कोई हैसियत नहीं होती। 1977 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो 2/3 मेजॉरिटी ले चुका हुआ था और समझता था कि तो पाकिस्तान का मतलब बादशाह बन चुका हुआ है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो शख्स है जिसने आते ही तम 11 के 11 जर्नल जो उनको फारग किया था, जिन्हें जनरल मिठा और जनरल ममीद और जया खान ये सब लोग थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो है कि जिसके आते ही गुल हसन को कू के दौरान, कभी खर वाली कहानी पढ़िएगा कि खर के उसने किस तरह एक तरफ पिस्तौल गुल हसन के यहाँ रखा था, दूसरे ने खर ने यहाँ रखा था, गवर्नर हाउस में जाकर इस्तीफा लिया था। वो शख्स था, वो 2/3 मेजॉरिटी लेके आया। लेकिन जब पब्लिक खड़ी हुई तो 1977 की मूवमेंट में 3 महीने के अंदर ये हालत हो गई थी कि उसको अपनी फौज नहीं बचा सकी थी। 3 शहरों में मार्शल लगा था, लोग सीना तान के सामने आके खड़े हो गए थे। अब एक अहम तरीन डेवलपमेंट, काजी फायज ईसा साहब ने एक 7 रुकनी लार्जर बेंच बनाया है। लोग कह रहे थे पूरी सुप्रीम कोर्ट को लेके आओ, लेकिन जाहिर बात है क्यों लेके आए हम सुप्रीम कोर्ट को? इस बेंच कहते हैं बेंच की फॉर्मेशन से पता चलता है कि आप किस किस्म का फैसला लेके आना चाहते हैं। क्योंकि पाकिस्तान हो या कोई भी बेंच हो, हर बेंच के अंदर जज एक इंक्लिनेशन रखता है। अब इसमें से कौन से, पहले तो 7 को छोड़ दें, वो लोग जो कि खारिज हो गए हैं वो कौन से हैं? नंबर 1 जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल है। क्यों खारिज हुए हैं आपको भी पता है। ये किस बेंच में थे? उस बेंच में जिसके अंदर फौजी अदालतों को कहा गया था कि सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालत में नहीं हो सकता। उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन नहीं है उसके अंदर। उसके बाद जस्टिस मोहम्मद अली मज़र नहीं है। उसके बाद जस्टिस आयशा मलिक। अब ये इस कमाल की, जिसे कहते हैं ना, खातून है, अपराइट जज है। ये हमारे दोस्त हैं, उन्होंने वो कॉलेज भी होते थे, उनकी मिसेज है, हमारी भाभी की तरह है। लेकिन इस तरह की कमाल की, जिसे कहते हैं मेटिकुलसली ऑनेस्ट लोगों में से है, सुनेगी नहीं। उसके बाद कौन शामिल नहीं है इसके अंदर? जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी शामिल नहीं है। फिर उसके बाद जस्टिस शाहिद वहीद शामिल नहीं है और जस्टिस इरफान सफदर शामिल नहीं है। ये तो शामिल ना होने वालों में से हैं। अब जो शामिल किए गए कौन है? नंबर 1 जस्टिस फायज ईसा, वो चीफ जस्टिस। नंबर 2 जस्टिस मंसूर अली शाह और नंबर 3 मोहतरमा जस्टिस मुसर्रत हिलाली। इन 3 की तस्वीर देख लें। जो लोग चीफ एक्यूज प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करते हो, कम से कम उन तीनों को तो इससे खारिज होना चाहिए, उसके बाद जज बनना चाहिए। अगर वाकई आप चाहते हैं कि इंसाफ, पीछे हट जाएं, क्योंकि आप एक एक्शन ले चुके हुए हैं और इस एक्शन का नतीजा ये निकला है कि पूरे मुल्क के अंदर आपके खिलाफ मूवमेंट शुरू हुई और बाकियों का फुल बेंच तकलीफ किया जाए। और मैं तो ये समझता हूँ कि इस लेवल के ऊपर पाकिस्तान की टोटल जितने भी जजेस मौजूद हैं इन ऑल हाई कोर्ट्स, उन सब को इकट्ठा किया जाए और उनका एक बेंच बिठाया जाए, ताकि पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर ये तय कर दिया जाए कि पाकिस्तान के किसी जज को धमकाने का नतीजा क्या होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान में पुलिस वाले हरकतें किया करते थे एक ज़माने में जब हम होते थे कि सेशन जज अगर बात नहीं मानता उसको घर में चोरी करा देते थे। वो बेचारा ढूंढता फिरता था, फिर ओ यार एसपी साहब मेरा माल तो बरामद करा दें। कहता सर तुसी साडी गल मानते नहीं ना, हुण देखो ना चोर भी तो शेर हो गए ना। ये ऐसे वाक़यात मैंने आम देखे हैं, उस सिविल जज के घर में, उसके मजिस्ट्रेट के घर में। ये जिसे कहते हैं ना, ये एक चोली दामन का साथ है। लेकिन जुडिशल, ये उनका ख़त जुडिशल फर्टिनिटी को है, उसके अंदर वकला भी शामिल हैं, उसके अंदर ये अवाम भी शामिल हैं जो जज से फ़ायदा उठाते हैं। आज पाकिस्तान की तारीख़ में वो मामला है कि जिसकी इब्तदा हुई है, सिर्फ़ एक कन्वेंशन है हुआ है और सिर्फ, और इस्लामाबाद के अंदर जिस तरह की सूरत हाल हुई है और जो लोग बाहर को निकले हैं, ये बैक फुट पे चले गए हैं। लेकिन ये बैक फुट पे अभी भी नहीं गए, अभी भी ये पीछे से बैक फुट पे जाके वॉर करना चाहते हैं
लेकिन शायद अब वार करने का मौका ना मिल सके। मुझे किसी ने कहा था, आज मैं जब हाई कोर्ट से बाहर निकल रहा था, कि ये फिर मिट्टी पाव वाला मामला हो जाएगा। मैंने कहा अब एस्टेब्लिशमेंट और मुख्तसर के पास इतनी मिट्टी बाकी ही नहीं बची कि इस मामले पर मिट्टी डाली जा सके। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।